नमस्कार। आज मैं आप सबों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के इतिहास के साथ-साथ उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानकारी दूंगी। भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर यह था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारी ने न ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशों अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां एवं कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप बनने लगे। जब 1947 में अंग्रेज भारत से गए तो देश की आर्थिक अवस्था ऐसी थी कि देश शताब्दियों के आर्थिक शोषण और निश्चित अल्प विकास से लड़खड़ा रहा था। एक ऐसा देश जिसमें प्राकृतिक साधन तो बहुत थे परंतु यहाँ के निवासी निर्धन थे। भारत ने अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन लगभग 200 वर्षों 1757 से 1947 ईस्वी तक कायम रहा। इस दौरान अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति एवं शोषण की प्रक्रिया में बदलाव आते रहे जो मुख्यतः ब्रिटेन में होने वाले राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों से प्रेरित थे। अतः भारत में कंपनी शासन को आर्थिक शोषण के दृष्टिकोण से दो चरणों में बांटते हैं। ये हैं, पहला, व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के प्रयास का काल 1757 से 1813 ईस्वी। दूसरा, मुक्त व्यापार का काल 1813 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। 1757 के पूर्व कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापार से अधिक लाभ कमाना था। ऐसा तभी संभव था जब कंपनी भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करती। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को न केवल अन्य व्यापारी कंपनियों को भारतीय व्यापार से बेदखल करना आवश्यक था बल्कि भारतीय व्यापारियों का उन्मूलन भी आवश्यक था। इन दोनों के लिए कंपनी को अपार धन की आवश्यकता थी जिसे ब्रिटिश सरकार नहीं दे सकती थी। ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए भारतीय राजस्व पर एकाधिकार सुनिश्चित करना ही एकमात्र उपाय था। 1757 में कंपनी को यह अवसर प्राप्त हुआ जब उसने बंगाल में राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। बंगाल पर आधिपत्य स्थापित होने के साथ ही कंपनी को अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक वित्तीय स्रोत मिल गए। पहला, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने का काल 1757 से 1813। इस दौरान कंपनी ने भारत से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब भारतीय मालों का एकमात्र खरीदार कंपनी थी जो अपनी इच्छानुसार मूल्य पर भारतीय मालों को खरीदती थी। साथ ही जो अपनी इच्छानुसार मूल्य पर भारतीय मालों को खरीदने के साथ साथ कारीगरों को कंपनी के लिए कम मजदूरी पर काम करने के लिए विवश किया जाता था। इसके अतिरिक्त पूर्व में कंपनी भारतीय मालों को खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना एवं चांदी लाती थी जिससे अपने देश के लिए लाभ होता था। परंतु बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करने के साथ ही कंपनी को बंगाल से भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होने लगी जिसे कंपनी पूंजी निवेश की संज्ञा देती थी। इस प्रकार इस काल में भारत से धन निष्कासन का हमें प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है। दूसरा, मुक्त व्यापार का काल 1813 से 1858 ईस्वी। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन निर्मित आयात से भर गया। दूसरी ओर भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया। 1820 के पश्चात तो यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिए बंद ही हो गया। भारत में रेलवे के विकास ने यूरोपीय उत्पादों को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत अब कच्चे माल तथा खाद्य पदार्थ का निर्यातक और निर्मित मालों का आयातक हो गया। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ औद्योगिकीकरण या औद्योगिक क्रांति हुई, बल्कि यह ह्रास अंग्रेजी माल के भारतीय बाजारों में भर जाने से हुआ क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका। इस समय भारतीय शिल्पकार एवं दस्तकार पर्याप्त संरक्षण के अभाव में विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे थे। वहीं नए पाश्चात्य अनुप्रयोगों द्वारा तकनीक ने उनके संकट को और गंभीर बना दिया। अनौद्योगिकीकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव था भारत के अनेक शहरों का पतन
तथा भारतीय शिल्पियों का गांवों की ओर पलायन। इससे भूमि का दबाव बढ़ा। अंग्रेज सरकार की कृषि विरोधी नीतियां के कारण यह क्षेत्र पहले से ही संकटग्रस्त था और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। भारत एक निर्यातक देश से आयातक देश बन गया। मॉन्टगोमरी मार्टिन लिखते हैं कि सूरत, मुर्शिदाबाद, ढाका और अन्य स्थानों जहां भारतीय शिल्पकार रहते थे की बर्बादी और सर्वनाश इतना अधिक दर्दनाक तथ्य था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इसे व्यापार का न्यायपूर्ण तरीका नहीं मानता। मेरे विचार में यह निर्बल पर सबल का बल प्रयोग है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि अधिग्रहण की पद्धतियां बदल दी। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी पद्धतियों का जो स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने गठित किया वह इतना कठोर था कि कृषक को भर पेट अनाज भी नहीं मिलती थी और वह स्थानीय साहूकार के ऋण के नीचे दबा रहता था। अंग्रेज अपने लाभ के लिए नील, गन्ना, अफीम, चाय आदि की खेती के लिए किसानों को बाध्य करता था और लेकिन भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, सिंचाई आदि सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे कृषि एवं कृषक दोनों की स्थिति दयनीय हो गई। अंग्रेजों ने भारतीय जुलाहों को इतना कम मूल्य देना आरंभ कर दिया कि उन्होंने बढ़िया कपड़ा बनाना ही बंद कर दिया। कुटीर उद्योगों के ह्रास में अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति की मुख्य भूमिका थी। मशीन के द्वारा निर्मित माल सस्ता और बढ़िया होता था, जिससे भारतीय मालों की खपत कम हो गई और कुटीर उद्योग ठप हो गए। जब से भारत पर कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, उसके समस्त व्यापार का नियंत्रण इंग्लैंड के हित में होता था। आयात तथा निर्यात से संबंधित करों को ब्रिटेन के हित में घटाया या बढ़ाया जाता था। इंग्लैंड से आने वाले माल पर आयात कर कम और अन्य देशों के माल पर आयात कर दुगना था। यही परिस्थिति निर्यात की थी, अर्थात लाभ केवल इंग्लैंड को होता था, भारतीय उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को नहीं। दादा भाई नौरोजी ने धन निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। इस संबंध में जॉन सॉल्विन ने लिखा है कि हमारी प्रणाली एक ऐसी स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है और फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। Our system acts much like a sponge drawing up all the good things from the banks of the Ganga and squeezing them down on the banks of the Thames। इस तरह स्पष्ट है कि दोनों के हित आपस में टकराते थे। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण से भारतीयों को आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, ब्रिटेन एंड इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट ऑल अलोंग द लाइन। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।